आइए आप सभी का पुनः इस वीडियो में स्वागत है। प्रतिदिन किसी एक विशेष टॉपिक पर हम ये वीडियो लेके आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन और हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा, क्योंकि जो हमारा देश है भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग पूरी जनसंख्या में से, कुल जनसंख्या में से लगभग 46.1% लोग कृषि पर निर्भर है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पहले का जो हमारा भारत देश था उसमें किसानों के लिए बड़ी समस्याएं थी। सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, उन्नतशील बीजों की उपलब्धता नहीं थी, खाद उर्वरक की व्यवस्था नहीं थी और जानकारी का भी अभाव था और इतनी ज्यादा खोजें भी नहीं हुई थी। तो अच्छा, अपने देश के प्रथम जो कृषि मंत्री थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे प्रथम कृषि मंत्री थे अंतरिम सरकार के प्रथम कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक हमारे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जो अपने आप को किसान कहते थे कि हाँ मैं किसान। वो कौन से प्रधानमंत्री थे? वो थे चौधरी चरण सिंह। किसानों से विशेष लगाव था और अपने आप को कहते थे कि हाँ मैं भी किसान। तो भारत में हरित क्रांति, क्योंकि फसल उत्पादन होता नहीं था ज्यादा और वैज्ञानिकों को, शुभचिंतकों को, देश के शुभचिंतकों को सभी को चिंता थी कि भाई कृषि उत्पादन कैसे बढ़े, क्योंकि हमारा देश पूरी तरह से लगभग कृषि पर आधारित था। सरकार ने सोचा कि अगर कृषि की अर्थव्यवस्था यानी कृषि का उत्पादन अगर बढ़ा दिया जाए, इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ जाए तो हमारा देश वैसे ही विकसित देशों में गिना जाएगा। लेकिन सन 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1966-67 में। और इस हरित क्रांति की शुरुआत का मेन जो इसके जो जनक थे हरित क्रांति के, वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे जो हरित क्रांति अपने देश में लेकर के आए और विश्व में हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो जाता है महान वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को। ठीक ना? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ही श्रेय जाता है हरित क्रांति के लिए। इनका निधन 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु हो गई थी 28 सितंबर 2023 में। हरित क्रांति का मुख्य असर दो फसलों पर पड़ा। मुख्य असर गेहूं और चावल पर। गेहूं और चावल पर मुख्य असर पड़ा और सबसे ज्यादा गेहूं पर पड़ा, गेहूं के उत्पादन पर। चावल के उत्पादन में पड़ा, लेकिन अगर प्रथम में पूछा जाए कि कौन सी फसल पर सबसे अधिक पड़ा तो वो था गेहूं। ठीक है, गेहूं दालों में इसका उत्पादन औसत ही रहा। ठीक है ना? और जो हमारी हरित क्रांति थी, हरित क्रांति की जो जन्मस्थली मानी गई वो अपने देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल, जो इस समय उत्तराखंड में जन्मस्थली उसको कहा गया। वहीं उसकी जन्मस्थली थी, यानी वहीं से खोजें बहुत ज्यादा हुई और खोजें अलग ही जगह हुई हैं पर जन्मस्थली हुई। मैक्सिको से गेहूं का
बीज आयातित किया गया और फिलीपींस से चावल का बीज आयातित किया गया। संकरण कराए गए, उत्तम कोट की प्रजातियां निकाली गई और खाद और उर्वरक, कौन सी फसल में कितनी खाद चाहिए, कितनी उर्वरक चाहिए, मिट्टी की जांच होनी चाहिए और कौन सा तत्व उस मिट्टी में कम है, इसकी जांच परख के बाद फिर इसके बाद वैज्ञानिक ढंग से उसकी खेती करना और तब जाके उत्पादन हमारी फसलों का बढ़ा और देश में हरित क्रांति का असर कुछ राज्यों में विशेष तौर पर पड़ा, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनमें बहुत ज्यादा फसल उत्पादन बढ़ गया। तो हरित क्रांति अगर नहीं आती तो देश की स्थिति बहुत कुछ खराब स्थिति में होता। हरित क्रांति आई और फसल का उत्पादन बढ़ा, उत्तम कोट के बीजों का प्रयोग किया गया, खाद और उर्वरक की निश्चित मात्रा में डाली गई, सूक्ष्म तत्वों का भी किसी मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी थी, कौन सा तत्व, लैब प्रयोगशालाएं बनाई गई, वहां पर टेस्टिंग आज भी हर जगह प्रयोगशाला है, वहां पर किसान लोग अपनी खेत की मिट्टी लेकर के जाते हैं, वहां चेक कराते हैं और प्रयोगशाला में वो हमको बताया जाता है कि आपकी मिट्टी में इस तत्व की कमी है, आप फला तत्व डालिए और वो किसान डालता है और फसल अच्छी होती है। तो आज भी एक प्रक्रिया है, लेकिन किसान भाइयों को ज्यादा जानकारियां नहीं होती हैं, जबकि अपने जिला स्तर में भी कृषि विभाग के कई विभाग होते हैं, वहां जाके वो जानकारियां ले सकते हैं और प्रयोगशालाएं भी हैं, लगभग जिलों में हो गई है, लेकिन किसी जिले में नहीं है तो पड़ोसी जिले में हुई है और वहां पर जाकर के जांच करवाएं, अपनी मिट्टी की जांच करवाएं, इससे पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में किस तत्व की कमी है। जैसे पौधे हैं, पौधों को 18 पोषक तत्व चाहिए, अब 18 में से मिट्टी से कितने मिल गए, मिट्टी में जिस मिट्टी में हम खेती कर रहे हैं उस मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, ये हमको जानकारी होनी चाहिए और हाँ तो कितना है, हमें ऊपर से अलग से खाद के रूप में या घोल के रूप में, ठोस के रूप में, पानी के साथ में कितना देना पड़ेगा। इसके बाद कीटनाशक का प्रयोग, अगर किसी फसल में कोई कीड़ा लग रहा है उस कीड़े के मारने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करें, दवा ऐसी हो कि जिसका असर दाने में तक न जाए, कि यानी नुकसानदायक न हो, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहे, नुकसान न करे, केवल कीड़ों को ही मारे। इसी प्रकार से रोगों की रक्षा के लिए तमाम प्रकार की दवाइयां खोजे हुई। इस प्रकार से हरित क्रांति हमारी सफल हुई और इस समय जिस फसल को देखिए, अगर कोई वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहा है तो प्रति हेक्टेयर उपज उसकी बहुत अच्छी हो रही है और किसान मालामाल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही था। ये टेक स्क्रीन शॉट और आज हम इतना ही बताना चाह रहे थे कि ताकि लोगों को जानकारियां हो कि हमारी हरित क्रांति कब आई। बहुत बहुत धन्यवाद।